बच्चों, अब आपके कॉम सर जो हैं अगला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10 लेके आए हैं आपके सामने। और इस लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे प्राप्त किया जाता है। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि जो भी एलिमेंट मिलते हैं, जैसे देखिए क्लोरीन का एक्चुअली एटॉमिक मास कोई पूछता है तो आपको पता है और आप बताते भी हो। क्लोरीन का कोई एटॉमिक मास पूछता है तो आप बताते हो 35.5, ये बताते हो। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 बताते हो। अब रही बात कि ये 35.5 ये एटॉमिक मास है, फ्रैक्शन में है, और मैक्सिमम एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। तो ये एटॉमिक मास कैसा है, तो यही है एवरेज एटॉमिक मास है। और तब पूछोगे कि ये आया कैसे, तो ये आता है आपको, ये हर एलिमेंट के नेचुरली अकरिंग कुछ आइसोटोप्स होते हैं। जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक क्लोरीन 35 है और एक क्लोरीन 37 है। एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है तो ये आता है। इसीलिए क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 35 एक 37। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं हम लोग तो हमें मिलता है 35.5। ठीक, तो ये एवरेज एटॉमिक मास है। अब नेचुरली अकरिंग ये दोनों आइसोटोप जो नेचुरली अकरिंग हैं, वो आइसोटोप आपको प्रकृति में यानी नेचर में एक खास रेशियो या अनुपात या परसेंटेज में मिलते हैं। एक खास रेशियो, अनुपात या परसेंटेज में मिलते हैं। उस खास रेशियो, अनुपात या परसेंटेज को उनके मास नंबर से मल्टीप्लाई करके और तब उसके टोटल परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाता है तो मिल जाता है हमें एवरेज एटॉमिक मास। अब उनका एक डिफरेंट एबंडेंस होता है। एबंडेंस माने कि प्राप्ति का परसेंटेज। जैसे कि आपको कहीं पर एक से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं तो वो कितना कितना मिल रही हैं, एबंडेंस क्या है। मान लीजिए एक थाली में आपको रसगुल्ला और समोसा दिया गया खाने के लिए। थाली में रसगुल्ला और समोसा दिया गया खाने के लिए कि लीजिए, खाइए खाइए खाइए। तो जो है आप जो है कहोगे कि सर थाली में आप रसगुल्ला हमको कहाँ दिए, झूठ मूठ के बोल रहे हैं कि खाइए खाइए। तो खैर एग्जाम्पल है, जब हम तुम मिलेंगे तो हम ज़रूर तुमको रसगुल्ला खिलाएंगे। ठीक, तो एक्चुअली जो है ये रसगुल्ला दिए और समोसा दिए। अब उस थाली में रसगुल्ले का एबंडेंस क्या है और समोसे का एबंडेंस क्या है, मतलब कि कितनी, कुल मान लीजिए 100 है रसगुल्ला और समोसा मिला के, जिसमें 75 जो हो गया वो रसगुल्ले हो गए और 25 समोसे हो गए। तो रसगुल्ला का एबंडेंस हो गया 75 और समोसों का एबंडेंस हो गया 25। यही एबंडेंस है। तो इस एबंडेंस में नेचर में मिलता है। जैसे क्लोरीन प्रकृति में से निकाल के लाया, समुंदर से निकाल के लाया, तो मुझे उसमें 2 क्लोरीन मिला, एक 35 और एक 37। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर एबंडेंस क्या है 35 का और एबंडेंस क्या है आपके 37 का। तो जो प्रकृति में मिलता है वो रियल एबंडेंस मैं बता दूं कि क्लोरीन 35 का एबंडेंस 75 रहता है और 37 का एबंडेंस 25 रहता है। यानी क्लोरीन 35 विल बी 75% एंड क्लोरीन 37 विल बी 25%। यही रहता है परसेंटेज। तो अब क्या कीजिएगा, 35 है 75% तो 35 इंटू 75, और 37 है 25% तो 37 इंटू 25 और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज तो हर हाल में क्या होगा, 100 होगा। तो निकल गया एवरेज एटॉमिक मास आपका। हाँ, तो एवरेज एटॉमिक मास आप ऐसे निकाल सकते हो।
तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जा सकता है इस तरह से। तो इसे निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है कि एवरेज एटॉमिक मास जो है सिग्मा ए एक्स बाई सिग्मा एक्स। सिग्मा ए एक्स हो गया सिग्मा बार, यानी ये एवरेज एटॉमिक मास को डिनोट करता है, जो इक्वल होगा, जो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस, अगर मान लीजिए और है, मान लीजिए हमने यहाँ कितने आइसोटोप लिए हैं, 3, एक A1 आइसोटोप, एक A2 आइसोटोप, एक A3 आइसोटोप। अब इन तीनों आइसोटोप का परसेंटेज, एक का x1, दूसरे का x2, तीसरे का x3 है। टोटल परसेंटेज नीचे जोड़ दीजिए, निकल गया एवरेज एटॉमिक मास। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। 2009 में जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी टॉपिक से, ठीक। तो ये जो है इन सभी सारे टॉपिकों पर क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप सतर्क रहिएगा, ठीक है। इस पर आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। ओके, हाँ, आप लोग लिख लिए हैं। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन में 2009 में पूछा था, और पूछा ये गया था कि आयरन जो नेचर में मिलता है, ओर्स में मिलता है, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स एंड ओर्स होते हैं ना, उसमें जो मिलता है आयरन, उस आयरन में 3 तरह के आइसोटोप होते हैं। एक 54 आइसोटोप होता है, दूसरा 56 आइसोटोप होता है, तीसरा 57 आइसोटोप होता है, ठीक है। तो ये तीनों आइसोटोप का ऐसा नहीं है कि नेचर और प्रकृति में बराबर बराबर क्वांटिटी पाया जाता है। तीनों आइसोटोप जो है नेचर और प्रकृति में जो है इस तरह से पाए जाते हैं। एक 54 वाला जो है वो 5% नेचर में मिलता है, 56 वाला जो है वो 90% नेचर में मिलता है, और 57 वाला जो है वो 5% नेचर में मिलता है। ये रेस्पेक्टिवली है, ये रेस्पेक्टिवली ये ऑर्डर है इनका मिलने का, प्राप्त होने का, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ऑर्डर है। और तब जो है कहा जा रहा है कि दी एटॉमिक मास ऑफ आयरन, उस स्थिति में आप निकालिए एटॉमिक मास ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक मास निकालिए, या एटॉमिक मास क्या होगा। तो वही फार्मूला से आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास का हम लोग फार्मूला पढ़े अभी अभी, एवरेज एटॉमिक मास क्या पढ़े, देखिए 5% है 54 वाला, तो 5 × 54, 5 × 54, फिर 90% है 56 वाला, तो 90 × 54, सॉरी 56, और 5% है फिर 57 वाला, तो 5 × 57 डिवाइडेड बाई, सब परसेंटेज ऐड कर दीजिए, तो 5 + 90 + 5 इज इक्वल टू, जो है इसको आप कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करके इस 100 से डिवाइड करोगे, आपको आ जाएगा 55.95। ये आंसर सही हो गया। तो ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हम लोगों के पास तरीका है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 एलिमेंट जब मिलते हैं, सटते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कंपाउंड बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बनता है, उसी तरह बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। या जहाँ भी कोई केमिकल प्रोसेस चल रहा है, यानी केमिकल
चेंज आ रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन सारी जगहों पर, उन सभी जगहों पर जो है ना के लिए ये एंटोनी लावोजियर नाम का साइंटिस्ट जो है 1785 में ये एक लॉ दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कैसे कंबाइन करेंगे। तो इस लॉ के हिसाब से जो है कहता है ये लॉ कि जो कंबाइन करेंगे तो मास कंजर्व रहेगा, मास विल बी कंजर्व, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी रिएक्शन, कोई दुनिया का रिएक्शन हो ले, कोई दुनिया का प्रोसेस हो ले, कोई दुनिया का काम हो ले, बट हो ले कुछ भी हो ले, बट रिएक्टेंट का कुल मास और प्रोडक्ट का कुल मास इक्वल रहेगा, चाहे जो भी प्रोसेस हो, यानी कि मास कंजर्व रहेगा। यानी एक प्रक्रिया हुई, एक काम हुआ जिसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं, उस काम और प्रक्रिया यानी चीज़ में जो है क्या हुआ, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रह गया, कंजर्व रह गया, स्टैटिक रह गया, स्थिर रह गया। ठीक है, तो ये जो है बदलता नहीं है, न घटता है न बढ़ता है, तो इस तरह ये काम चलता है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन होने के पहले टोटल मास क्या होगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास देख लीजिए, हाइड्रोजन 4 ग्राम था और ऑक्सीजन 32 ग्राम, दोनों मिला के कितना ग्राम हो गया, 36 ग्राम। और यहाँ वाटर जो है अकेले कितना ग्राम है, 36 ग्राम। तो ये रिएक्टेंट हुआ, देखिए एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट साइड जो रिएक्टेंट है उसको कुल कंबाइन करिएगा, जोड़िएगा, तो कितना ग्राम आ जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा। और राइट साइड में जो वाटर है वो भी 36 ग्राम है। तो लेफ्ट साइड यानी रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास क्या हो रहा है, कंजर्व रह रहा है, स्थिर रह रहा है, यानी बदल नहीं रहा है। यही है कंजर्वेशन ऑफ लॉ का मास। ठीक है, यही है जो है लावोजियर के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। ये हम लोग अभी अभी देखे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के कंजर्वेशन का लॉ देखे। मास के कंजर्वेशन के लॉ के बाद लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन देखिए। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन आपको कहता है कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं कोई कंपाउंड बनाने के लिए, तो दोनों एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा, जो रेशियो होगी, जो अनुपात होगा, वो डेफिनिट होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। ये बताता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक है हाइड्रोजन दूसरा है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन है, H2 एंड O2। ठीक, तो ये दो एलिमेंट जो है कंबाइन कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई, तो वाटर बनाते हैं। ये दोनों एलिमेंट कंबाइन करके आपको क्या चीज़ बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और वाटर चाहे आप जहाँ से ले आइए, चाहे सी वाटर लीजिए, चाहे रिवर वाटर लीजिए, चाहे अंडरग्राउंड वाटर लीजिए, चाहे हिमालय वाटर लीजिए, कहीं से भी वाटर ले आइएगा, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो एकदम डेफिनिट रहेगा, 2:16 यानी 1:8 के रेशियो में ही रहेगा। हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 8 ग्राम ही रहेगा, इसी रेशियो में रहेगा। ये मत समझिएगा कि हरदम इतना ही रहेगा, नहीं। हाइड्रोजन 1 का मान लीजिए 5 गुना 5 हो गया तो ऑक्सीजन 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। हाइड्रोजन अगर मान लीजिए 6 है तो ऑक्सीजन 48 हो जाएगा। लेकिन ये कटेगा तो 1:8 ही ना आएगा जी।
अगर मान लीजिए कि जो है पूरा वाटर आपके पास कितना है 90 ग्राम है, तो एक बात पक्की है कि उस 90 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन होगा 10 ग्राम और ऑक्सीजन होगा 80 ग्राम, तभी तो 10:80 कैंसिल होके आ जाएगा 1:8, 1:8 आ जाएगा और 1:8 के रेशियो में मिल जाएगा। ये बेनिफिट होगा आपको। तो ये जो है रेशियो 1:8 में ही रहना चाहिए, चाहे वाटर का स्रोत, सोर्स, अक्रेंस सोर्स चाहे जो भी हो, अक्रेंस सोर्स चाहे जो भी हो, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो डेफिनिट होगा, दैट विल बी 1:8। अब नाउ सेकेंड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने जो है 1803 में दिया था, और इस लॉ के अनुसार जो है कहता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, देखिएगा इसी पर फोकस कीजिएगा, दो एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई, सेवरल कंपाउंड्स बनाते हैं। सेवरल मतलब बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करके बना सकते हैं NO एंड बना सकते हैं क्या, NO2, और भी कंपाउंड बना सकते हैं, NO बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं, ठीक, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये दोनों कंबाइन करके मान लीजिए कि ये दो कंपाउंड बनाते हैं, तो सेवरल कंपाउंड बने, दो कंपाउंड बना दिए। तो कहता है कि देन मास ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट, इन एलिमेंटों, देन द मास ऑफ वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंटों में से, ठीक है, मास इनका जो होगा which combines with a fixed mass of the other are in ratio of simple whole number। यानी कहता ये है कि एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स हो जाए, फिर फिक्स पर ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, फिक्स पर। पहला ध्यान सेवरल पर दिए, दूसरा ध्यान फिक्स्ड पर दीजिए। अब करना क्या है कि इसमें से एक का मास फिक्स कर लेना है, एक का मास क्या कर लेना है, फिक्स, ठीक, और दूसरे का मास जो होना है हो, जो होना है हो। एक का मास फिक्स कर लीजिए, दूसरा का मास जो होना है, जितना से कंबाइन करना है करे, ठीक। और तब देखिएगा कि दूसरा का जितना मास जो कंबाइन किया ना, वो होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे इस नाइट्रोजन में, इस NO में नाइट्रोजन है 14 एंड ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है 16, ठीक, और इसमें नाइट्रोजन कितना है 14 एंड ऑक्सीजन कितना है 32। तो ये बताइए किसका फिक्स हुआ, नाइट्रोजन यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो एक तो का तो मास फिक्स हो गया ना, एक का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक का मास फिक्स हो गया। अब दूसरे का मास जो होगा होल नंबर रेशियो में होगा, ठीक, तो यानी कि NO/NO2 अगर लिखिएगा तो NO में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या है 14:16, और इसमें क्या है 14:32। ये 14 कैंसिल, ये आ गया 32/16 और ये आ गया 2। बोलिए ये होल नंबर है कि नहीं, अब बोलिए ये होल नंबर है कि नहीं। तो यही तो कह रहा है
एक का मास फिक्स होना चाहिए। एक का मास क्या होना चाहिए? फिक्स। तब देखिए कि एक का मास हम 14 लिए, दूसरे का कितना आ रहा है, तो इसमें 14 नाइट्रोजन 16 ऑक्सीजन से किया, इसमें 14 ही नाइट्रोजन 32 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वाला को डिवाइड कर दीजिएगा तो होल नंबर आ जाएगा। बस यही काम है, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऑक्सीजन वाले को डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एक का नाइट्रोजन को फिक्स कर लीजिए, 14 कितना से किया, फिर 14 कितना से किया, अगर 3 4 5 जितने हैं 14 कितना से किया निकाल लिए, और सबका जो ऑक्सीजन आया उसको फिर डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए होल नंबर आ जाएगा। तो जब होल नंबर आ जाएगा तो यही तो कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। होल नंबर में रहना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। हाँ, तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल अभी अभी आपको बताए भी थे, वही एग्जाम्पल को हम और एक्सप्लेन कर देते हैं क्लियर कट। देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं सेवरल कंपाउंड बनाने के लिए, यानी नाइट्रोजन NO एंड NO2 ये दोनों कंपाउंड बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन किए हुए हैं, देख रहे हैं आप। 14 ग्राम कितने ग्राम से कर रहा है? 16 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, किए हुए। और यहाँ 14 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्शन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब जो है आप यहाँ देख रहे हो कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 7:8, सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये 7:8 हो गया। इसका सिंपलेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 7:16। अब ये दोनों में देखो तो नाइट्रोजन फिक्स्ड है कि नहीं, नाइट्रोजन दोनों में इक्वल है कि नहीं, नाइट्रोजन दोनों में इक्वल है कि नहीं, तो दोनों में इक्वल है, यही कहना है फिक्स। एक को आप फिक्स कर लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन को फिक्स कर लीजिए और नाइट्रोजन का रेशियो निकाल लीजिए, वो भी होल नंबर में आएगा। चाहे नाइट्रोजन को फिक्स कर लीजिए, ऑक्सीजन का वेट निकाल लीजिए, उसका भी रेशियो निकालिएगा, होल नंबर में आएगा। तो नाइट्रोजन को आपने क्या कर लिया? फिक्स। नाइट्रोजन का अमाउंट आप कर लिए फिक्स 7 ग्राम, और 7 ग्राम से इस कंपाउंड में 8 ग्राम रिएक्शन किया ऑक्सीजन, और इसमें 16 ग्राम किया। अब क्या करिए कि जिसको फिक्स किए उसको हटा दीजिए, जिसको फिक्स किए उसको हटाइए, उसको अब क्या ज़रूरत है, अब हटा दीजिए। जिसके साथ किया है उसके मास को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसका जो है ये होल नंबर आया या नहीं आया। तो ये 7 तो कैंसिल हो ही ना जाएगा। देखिए तो 7 कैंसिल हो गया, ये 7 एंड ये 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 8:16 दैट विल बी कितना आ गया? 2, इट विल बी होल नंबर। तो इस तरह ये फिक्स है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखोगे आप तो कहोगे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर एंड H2O2 बनाते हैं। दिस इज H2O वाटर, दिस इज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये दो कंपाउंड बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके कई कंपाउंड बनेंगे, जिसमें ये दो कंपाउंड अभी हम फिलहाल ले रहे हैं आपके लिए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है और H2O2 बनता है। अब इसमें हाइड्रोजन को फिक्स कर लीजिए और तब देख लीजिए कि ऑक्सीजन से कितना, इसमें भी हाइड्रोजन 1 ग्राम ले लीजिए और तब देखिए कि ऑक्सीजन से कितना ग्राम से किया, इसमें भी हाइड्रोजन 1 ही ग्राम लीजिए और तब देखिए कि ऑक्सीजन कितना से किया, दोनों के ऑक्सीजन को डिवाइड कर दीजिए, होल नंबर आ जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट मल्टीपल प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का, कि एक को कांस्टेंट कर दीजिए, एक को फिक्स कर दीजिए, एक को रिजर्व कर दीजिए और तब देखिए कि वो दोनों में, पहला में भी वो हाइड्रोजन वही रहेगा, दूसरे में भी हाइड्रोजन वही रहेगा। अब ऑक्सीजन वेरी करेगा, हाइड्रोजन वही रहा तो ऑक्सीजन वेरी करेगा। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन
कितने ग्राम ऑक्सीजन से किया, इसको चेक कीजिए। अब फिर यहाँ भी दूसरे वाले में भी 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से किया। अब दोनों के ऑक्सीजन को डिवाइड कीजिए, होल नंबर आएगा। दोनों के ऑक्सीजन का मास जो हुआ उसको डिवाइड कीजिए, होल नंबर आएगा। तो देखिए H2O में हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना है भैया 8। H2O2 में हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है 16। अब ये डिवाइड किए तो ये कितना आ गया 2। ये होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, कहेंगे हुआ सर, तो हुआ। तो इसीलिए ये कहलाया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे लॉ हैं हम लोग, जिसमें 3 लॉ अभी फ़िलहाल पढ़ लिए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 3 लॉ तो हम लोग पढ़ चुके। अभी और 3 लॉ जो है पढ़ने बाकी हैं, गेलुसक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये 3 लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो हमारे बचे हुए लॉ हैं वो जारी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो है ये मिले 3 लॉ और बचे हुए 3 लॉ आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अपने कॉम सर के साथ, अपने प्यारे कॉम सर के साथ, जिनके साथ आप रसगुल्ला भी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं और खिलाते ही रहेंगे हम आपको रसगुल्ले और समोसे। इसलिए आगे रसगुल्ले समोसे के लिए आप तैयार रहिएगा। लेक्चर नंबर 11 में we will meet again. See you and see you.